हमसे मीडिया वाले पूछते हैं तुम क्यों बोले ऐसा, जो दूसरे लोग थे वो सब मान लिए, तुम क्यों नहीं मानते? हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि हम अल्लाह को मानने वाले हैं। हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। जब से राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है, तब से हिंदू और मुस्लिम पक्ष तो काफ़ी हद तक संतुलित है, संतुष्ट है। यदि कुछ असंतुष्टि भी है तो भी वो तरीके से व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन कुछ दल हैं जो कि मानते नहीं। यदि मुख्य दलों की बात करें, खास तौर से बीजेपी के अलावा कांग्रेस की, तो उसने फैसला आने के तुरंत बाद कार्य समिति की बैठक बुला करके अपना स्टैंड क्लियर कर लिया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करना है। उसने स्वागत किया। जहाँ तक अन्य राजनीतिक दलों की बात है, सीपीआई और सीपीएम, उन्होंने कुछ फैसले पर असंतुष्टि तो जताई है, लेकिन बहुत तरीके से बातें बोली है कि इन सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए। एकमात्र ऐसे नेता हैं राजनीतिक पार्टी के, AIM के जो प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो जब से फैसला आया है तब से जितना कड़े शब्दों में उसकी खिलाफत कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्शनेबल वर्ड्स भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने ये सवाल उठाया कि और कहा कि हमें दान में या खैरात में कोई जगह नहीं चाहिए, मुस्लिमों को ये जगह लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उन्होंने मतलब लगातार वो बोल रहे हैं जब से फैसला आया। फिर उन्होंने एक बुक है जो उसमें उसे उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम तो है, लेकिन इनफॉलिबल यानी कि अचूक या अमोघ नहीं है, यानी कि उसकी आलोचना की जा सकती है। ठीक है, आप आलोचना कीजिए, आलोचना करने का हक है आपको। फिर उन्होंने जो सवाल उठाया वो ये उठाया कि अगर बाबरी मस्जिद ढांचा नहीं गिराया गया होता तो क्या इस मामले पर यही फैसला होता। सवाल तो बिल्कुल ये बनता है कि क्या बाबरी मस्जिद नहीं गिराया गया होता तो यही फैसला होता। लेकिन यदि और किंतु परंतु लगा करके ये बात करेंगे तो ये अंतहीन सिलसिला है, फिर वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा कि हम अल्लाह को मानते हैं, इसलिए फैसले को नहीं मानते। ये बात समझ में ही नहीं आई, सिरे से ही समझ में नहीं आई कि अल्लाह को मानते हैं तो फैसले को कैसे नहीं मानेंगे। अल्लाह को मानना आस्था का विषय है और फैसले को मानना संवैधानिक आपकी मजबूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को ये लग रहा है कि ऐसे समय में जबकि सारे के सारे राजनीतिक दल ऑलमोस्ट 90% वो चुप है या बहुत संतुलित है, तो यही उनके लिए मौका है कि बिहार के किशनगंज में उनका खाता खुल गया है, पहले महाराष्ट्र में खाता खुला था, और देश के जहाँ जहाँ मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहाँ पे उनके जड़ें मजबूत हो सकती है। लिहाजा इस मुद्दे को लेकर के जितना एग्रेसिव होकर के बोल सकते हैं उतना बोलिए, चूँकि वो बैरिस्टर भी हैं। आपको मैं जाके आपका घर तोड़ दिया और तोड़ने के बाद हम जाते एक जज साहब के पास, मैंने समझाने के लिए बोल रहा हूं, तो जिसको हम सालिस बनाते, आर्बिट्रेटर, जज बोले तो पकड़ लेंगे, आर्बिट्रेटर, मैं आपका घर तोड़ दिया, घर से बाहर निकाल दिया आपको। एक आर्बिट्रेटर के पास गए। आर्बिट्रेटर जो है मोटे ताजे थे, उनके भी चेहरे पे दाढ़ी थी, ऐनक पहनते थे, कुर्ता पैजामा भी पहनते थे, शायद कुर्ते का फुल साइज नहीं था, आधा था होगा, नहीं समझाने के लिए, किसी पे टिप्पणी तनकीद करने के लिए नहीं। इसलिए कानूनी दाव पेच भी जानते हैं कि कहाँ तक बोलेंगे तो वो मानहानि का मामला नहीं बनता, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं बनता। इसीलिए वो लगातार जो है अपनी तरफ से इसका विरोध कर रहे हैं और सख्त शब्दों में विरोध कर रहे हैं। इसके बाद जो दूसरा नाम आया है, ये भी कानून के जानकार हैं, ओवैसी साहब भी कानून के जानकार हैं, और दूसरा जो नाम आया है वो सुप्रीम कोर्ट के ही एक्स जस्टिस और वेस्ट बंगाल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो है अशोक गांगुली, वो वहाँ पे अध्यक्ष रहे थे, उनका आया है। उन्होंने कहा कि जब संविधान अस्तित्व में आया 1950 में, तो उस समय जो है बाबरी मस्जिद थी,
और संविधान ने सबको धार्मिक आस्था की गारंटी दी थी। लिहाजा मुझे आश्चर्य हो रहा है, मैं थोड़ा सा परेशान हूँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। फिर उन्होंने राम को लेकर के भी सवाल उठाए हैं। राम कौन, मतलब ये कहना ये चाहते हैं कि आस्था के आधार पे, किसी की आस्था, एक पक्ष की आस्था के आधार पे ये कोर्ट कैसे डिसीजन ले सकता है। खैर, वो भी कानून के जानकार है, जस्टिस हैं। मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, अशोक गांगुली वही जस्टिस है जिन्होंने कि 2G स्पेक्ट्रम मामले की जो मॉनिटरिंग की थी उसमें थे, और कई महत्वपूर्ण फैसलों में ये शामिल रहे हैं। इसके बाद रिटायरमेंट के बाद जो है ये वेस्ट बंगाल में ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन बन गए। लेकिन 2012 की घटना है कि इन्हीं के एक इंटर्न लड़की ने इन पे जो है यौन शोषण का आरोप लगाया था। उसने क्या किया कि पहले तो उस मामले की रिपोर्ट नहीं की, लेकिन 1 साल बाद जो है एक ब्लॉग लिखा, इस ब्लॉग में जो है रहस्योद्घाटन किया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, सदाशिवम वो थे चीफ जस्टिस थे, एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी ने प्राइमा फेसाई अपनी रिपोर्ट में कहा था कि लग रहा है कहीं ना कहीं गिल्टी लग रहे हैं। अब ये बात अलग है कि पुलिस जब मामले की जांच कर रही थी और रिपोर्ट दर्ज करना चाह रही थी, और जब पीड़िता को बुलाना चाहा तो पीड़िता ने कहा कि मैं विदेश में हूँ, अभी नहीं आ सकती। तो उस मामले में कोई FIR नहीं हुई थी और मामला वहीं रफा दफा हो गया था, ख़त्म हो गया था। वही अशोक गांगुली साहब सवाल उठा रहे हैं कि राम कौन है, और ये इस फैसले ने हमको परेशान कर दिया है। अब जो तीसरे शख्स हैं वो इस मामले में जो है बहुत शिद्दत से जुड़े रहे हैं, जफ़र याब जिलानी। उन्होंने वो वकील थे मुस्लिम पक्ष के, जो वक्फ बोर्ड है उसके वो वकील थे, राजीव धवन की मदद कर रहे थे। तो पहले उनका बयान आया कि जो है इस मामले में हम रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे, लेकिन जैसे ही सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनका बयान आया कि नहीं, हम फैसले से संतुष्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट के थैंकफुल हैं, और हम कोई इसमें रिव्यू पिटीशन नहीं दायर करेंगे। तो अब जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या निजी हैसियत में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अभी हम इस पे विचार कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। इसको लेकर के राजीव धवन की मीटिंग हुई। तो खैर, रिव्यू पिटीशन दायर करना जो भी पक्षकार हैं ये उनका हक है, ये अधिकार है, इनको जो है वो संवैधानिक अधिकार मिला हुआ। आप बिल्कुल जाइए, अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक इन लोगों का सवाल है, ख़ास तौर से ओवैसी का, तो वो इस मामले में विशुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं, और अब वो हैदराबाद तक ही अपनी राजनीति को सीमित नहीं रखना चाहते। वो पहले से ही इस बात के लिए लगे हुए हैं कि जहाँ जहाँ जो मुस्लिम की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल हैं, वहाँ जहाँ जहाँ वो कमज़ोर हो रहे हैं, जैसे मान लें कि बिहार है, बिहार में कांग्रेस कमज़ोर पड़ रही है, उत्तर प्रदेश है, सपा बसपा कमज़ोर पड़ रही है, जहाँ जहाँ वहाँ वो उभार लेने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि वो इकलौते नेता हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लगातार इस मामले को तूल दिए हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो पक्षकार थे और उनका हक छिन गया है। उनका हक नहीं छिना है, किसी का हक नहीं छिना है, और किसी का यदि हक छिना है तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र है, और सबको ये अधिकार मिला हुआ है, सबका ये संवैधानिक अधिकार है। लेकिन ओवैसी हैं कि मानते नहीं, और मान जाएंगे तो फिर ओवैसी कैसे कहलाएंगे, मान ही नहीं सकते। लोकसभा और में भी जब वो बोलते हैं और जिस तरीके से उनकी झड़प होती है, और उनके भाई जो छोटे हैं अकबरुद्दीन, जिस तरीके से वो जहर उगलते हैं, उनके भाषणों को आप देखेंगे तो लगेगा कि ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं। सबसे पहले सरकार ने इस बात के लिए अपील की थी कि इस मामले में जो है थोड़ा संयत रह के सबको बोलें तो ज़्यादा अच्छा है। अपने लोगों को बीजेपी और सरकार ने ज़्यादा दबाया, लेकिन विपक्ष को तो नहीं रोक सकते, और विपक्ष बहुत संतुलित है, क्योंकि उसे लग रहा है कि यदि जाते हैं, किसके खिलाफ जाते हैं तो उसको राजनीतिक नुकसान हो सकता है। लेकिन ओवैसी साहब को लग रहा है कि जितना हम खिलाफ बोलेंगे उतना हम अपना वोट बैंक मजबूत कर रहे हैं, इस वजह से वो बोले जा रहे हैं। देखते हैं कितना बोलते हैं, वो तो बोलते ही रहेंगे। तो जैसे ही इस संबंध में और कोई अपडेट मिलेगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।